नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज सीएनपी एसपीएम सेल की जो वैकेंसी आई हुई है, उसका जो सिलेबस दिया है, उसका सिलेबस नंबर है 3, टॉपिक नंबर 3। इसमें दिया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेट्रोलॉजी। इसके क्वेश्चन और जो भी डिटेल में हमारे जो थ्योरी वगैरह है, सारी चीज कवर करने की कोशिश की है। और ये जो मतलब क्लास है, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो जिसमें हमारे लीनियर एंगुलर मेजरमेंट सिस्टम, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टीबल, कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, ल्यूवर कटर, वो गेज से क्वेश्चन है। ठीक है, लिमिट फिट टॉलरेंस की शॉर्ट वीडियो मैंने इससे पहले डाल चुका हूँ। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में जो होगा इंटरचेंजेबिलिटी, कैलिब्रेशन, सरफेस फिनिश और इंस्पेक्शन मेथड क्लास होगी। आज हम माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर से क्लास कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर दिया है माप क्या होती है। तो आप माप के बारे में क्या जानते हैं? माप किसी वस्तु या पार्ट्स की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई या व्यास आदि साइज को ही हम माप कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो। पाई रेडियन आता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। एक रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1000 mm होता है। ये प्रश्न सारे पूछे जाते हैं ना। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm या 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन। एक इंच बराबर 25.4 mm या 2.54 सेंटीमीटर। एक मीटर बराबर 39.3437 इंच होता है। ये प्रश्न भी इसरो में पूछा गया प्रश्न। आगे देखते हैं इस क्लास में जो है, सॉरी ऊपर है, लास्ट में जब जैसे चलोगे तो लास्ट में इसके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के बारे में मैंने नीचे लास्ट में वीडियो के अंत, मतलब ये डिस्क्रिप्शन के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाला है। ठीक है, अब देखते हैं हम माप लेने की विधियां। ये भी आता है। ठीक है, प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष माप होता है, अप्रत्यक्ष माप होता है या तुलनात्मक तरीके से ले सकते हैं। प्रत्यक्ष माप क्या होता है? इस विधि में किसी जॉब का माप सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर से मापा जाता है। इसकी रीडिंग सीधे पढ़ ली जाती है। ठीक है, अगला समझते हैं। अप्रत्यक्ष माप, इस विधि में पहले जॉब का माप आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर से लिया जाता है और जितना खुला हो उस माप को स्टूल रूल से माप लिया जाता है। अगर देखो, ये टॉपिक जो है, ये डायग्राम बेस है। यदि आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर इसको सही सही आंसर लगा पाओगे आप तभी, जब आपके दिमाग में इमेज आएगी। जैसे स्टील रूम की बात करें तो आपके दिमाग में स्टील रूम होना चाहिए कि स्टील रूम होता कैसे। वर्नियर कैलिपर की बात है तो वर्नियर कैलिपर की इमेज बननी चाहिए। तो इमेज बेस है, नीचे मैंने इमेज भी डाला है, इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर अंत तक देखना जरूर। आपको बहुत फायदा करेगा ये वीडियो। आगे देखते हैं तुलनात्मक माप। इस विधि में जॉब का माप किसी मास्टर जॉब से तुलना करके चेक करते हैं। सिंपल है, ठीक। ये इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इसमें पूछता है प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप, तुलनात्मक माप। तो चार ऑप्शन दे देगा कि बोलेगा प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेजरिंग मेजरमेंट टूल है कि इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं थ्योरी तो पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन इसको बताते जाऊंगी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या क्वेश्चन क्वेश्चन आए हैं। आगे देखते हैं हम लंबाई की माप। अब किसी भी पार्ट से जॉब का माप कितने प्रकार से लेते हैं? लीनियर मेजर, जो कि हमको सिलेबस में दिया है। तो पार्ट्स या जॉब के बेमाप, जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास दर्शाया जाता है, ये माप सीधी रेखा में मापे जाते हैं। इन्हें लंबाई के माप कहते हैं। लंबाई की माप जो है माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और स्टूल से माप सकते हैं। ये हमको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं एंगुलर मेजरमेंट, ये भी दिया है सिलेबस में, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है? पार्ट्स की दो सतह जब आपस में मिलती है तो कोण बनता है। ठीक है, इस तरीके से दो सतह मिलती है तो यहाँ कोण बनता है।
कोण के माप को कोणीय माप कहते हैं ना, इस माप को हम कोणीय माप कहते हैं। अब इसे कॉम्बिनेशन वेबर, यूनिवर्सल वेबर और साधारण प्रोट्रैक्टर, ये बनने वेबर प्रोट्रैक्टर से माप सकते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसने दिया एंगुलर मेजरमेंट टॉपिक में दिया है, तो हो सकता है हमसे बर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन बने। नीचे आगे देखेंगे हम बेवल बर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर क्या होता है। अब देखते हैं ऐसी रेडियल माप होती है। उत्तल अवतल सतह के माप को रेडियस वाले माप कहते हैं। इसे रेडियस गेज, प्लग गेज और रिंग गेज द्वारा मापा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ना, ये तीनों से। इनको पढ़ेंगे आगे। अब देखते हैं समतल सतह के माप, फ्लैट सरफेस वगैरह। पार्ट से जॉब की समतल सतह के माप को हम समतल सतह के माप कहते हैं। इसको मापने के स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्क्वायर हेड से भी क्वेश्चन बनता है, सरफेस प्लेट से भी बनता है, स्ट्रेट एज से भी बनता है और डायल टेस्ट इंडिकेटर से भी बनता है। अभी नीचे देखेंगे हम डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है। तो वैसे इस शुरुआत करते हैं हम स्टील रूल से। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि स्टील का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो कम से कम साइज चेक कर सकते हैं उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। स्टीरियो से हम सबसे छोटा साइज का चेक कर सकते हैं 0.5 mm, तो ये इसका लिस्ट काउंट होगा। ये प्रश्न भी आता है। ये देखते हैं स्टैंडर्ड स्टील रूल। देखो स्टैंडर्ड स्टील रूल की इमेज ये दी है ना, इस तरीके का होता है हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल। या स्प्रिंग स्टील स्टैंडर्ड स्टील का बना होता है। अब स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है, निकिल क्रोमियम स्टील, तीनों को मिला के जो बनता है उसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसका साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है, जो 50, 300, 600 और 1200 mm साइज तक होता है। बता दें डेढ़, ये यहाँ पर 150 है ना, 150, 300, 600। इसका जो स्ट्रीट रूल होता है 150, 300, 600, 1200 साइज का होता है। ये इसकी इमेज है। अब अगला आता है हुक रूल। इस रूल के एक किनारे पर हुक लगा होता है, देखो इस किनारे पर हुक लगा है यहाँ पर, है ना। जिससे किसी स्लोड या ग्रुप को छोड़कर बाकी भाग मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम हुक रूल का उपयोग करते हैं। ये भी आता है, इमेज में देख लो आप। अगला है सिंक रूल। अभी सिंक रूल क्या आता है, इससे भी प्रश्न पूछता है, इसको नोट डाउन कर लेना आप। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर करते हैं। इसका साइज जो है 1/10 इंच से 1/16 इंच प्रति फुट इसका साइज रखा जाता है। इस सिंक रूल होता है ना, पैटर्न मेकर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अभी होता है शॉर्ट रूल। अभी देखो शॉर्ट रूल क्या होता है, इस तरीके का होता है ना। शॉर्ट रूल छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है। इसके द्वारा ग्रुप या स्लॉट का माप मापा जाता है। इसके एक सेट में 5, 10, 12.5, 20 और 25 mm माप के रूल होते हैं। ये साइज हमको याद रखना है। 5, 10, 12.5, 20 और 25 mm तक के रूल होते हैं। अब आता है नैरो रूल। ये क्या होता है, नैरो रूल देख लो। ये इस रूल को प्रयोग तंग जगह को माप लेने के लिए करते हैं। इन सबसे क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट में क्वेश्चन है तो क्या पूछा गया प्रीवियस ईयर में, डेट के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस तारीख को पेपर हुआ था, किसका पेपर हुआ था और किसमें पूछा गया है। नैरो रूल। इस रूल का प्रयोग तंग जगह का माप लेने के लिए किया जाता है जहां पर साधारण स्ट्रीट रूल से माप नहीं लिया जा सकता। इसकी मोटाई और चौड़ाई बहुत कम होती है, ठीक है, इसकी मोटाई और चौड़ाई देखो कम होती है, इसको नैरो रूल। मतलब फ्लेक्सिबल रूल। इस प्रकार का स्ट्रीट रूल एक लचीला रूल है। इसकी लंबाई 150, 300, 600 mm तक होता है। इसका प्रयोग डेटी मेडी और उत्तल अवतल सतह मापने के लिए करते हैं, फ्लेक्सिबल रूल का। वैसे याद है किसी रूल, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है ना किसी रूल से। यह दो रूलों का एक जोड़कर बनाया जाता है, दो रूल को जोड़ के बनाया जाता है। इसके एक तरफ चौड़ा रूल और दूसरी तरफ नैरो रूल फिट होता है। जिसका किनारा तिरछा बेवल होता है। इसका प्रयोग बॉल जॉब या पाइप की बाहरी सतह पर समानांतर रेखाएं खींचने और कीवे की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो किसी टूल का उपयोग, इसमें क्वेश्चन आता है कि कीवे की मार्किंग करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं, तो किसी टूल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन
टेलीस्कोपिंग गेज, इससे भी प्रश्न बनता है। टेलीस्कोपिंग गेज एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इससे मापने के बाद आउटसाइड माइक्रोमीटर से चेक करते हैं, बताइए ना। इसकी आकृति अंग्रेजी की टी अक्षर के आकार की होती है। इसके द्वारा सुराग और स्लॉट का अंदर का साइज मापा जाता है। इसका जो साइज की रेंज होती है 12.7 mm से 152.4 mm तक होता है। इसको टेलीस्कोपिंग रोड बोलते हैं। ये जो है टेलीस्कोपिंग रोड हो गई, ये इंटरनल यहाँ पर स्प्रिंग होती है, इसको हैंडल बोलते हैं, लॉकिंग स्क्रू होता है। तो इससे प्रश्न बनता है, ये यही पूछेगा कि मतलब ये सुराग और स्लॉट का साइज मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बड़े साइज का टेलीस्कोपिंग होता है। और छोटे साइज का करते हैं तो स्मॉल होल गेज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है होल गेज, इसे हेमी गेज या स्मॉल होल गेज भी कहते हैं। ये है, इसका प्रयोग टेलीस्कोपिंग गेज की तरह सुरागों का अंदर का माप लेने के लिए करते हैं। इसके द्वारा 3.2 से 12.7 mm तक के व्यास के स्लॉट सुराग मापे जाते हैं, जो टेलीस्कोपिंग गेज द्वारा नहीं मापे जाते। अब है इंजीनियरिंग स्कोर, जिसको हम ट्राई स्कोर के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा जॉब की फ्लैटनेस और दो साइड द्वारा बनाया हुआ 90 डिग्री का कोण मापा जाता है। फ्लैशनेट फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए ट्राई स्कोर का उपयोग करते हैं। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, ब्लेड और स्टॉक। पतले भाग को हम ब्लेड कहते हैं, जबकि मोटे भाग को स्टॉक कहते हैं। इसका ब्लेड और स्टॉक स्टील के हार्ड और ग्राइंड रहते हैं। कुछ एक इंजीनियरिंग स्क्वायर के ब्लेड पर माप के चिन्ह अंकित होते हैं। इंजीनियरिंग स्क्वायर की सुविधा पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है ना, इसको नोट डाउन कर लें। इंजीनियरिंग स्क्वायर की सुविधा 0.002 mm से प्रति 10 mm लंबाई में होती है। इसकी शुद्धता, कुछ लोग उसे एल स्क्वायर भी कहते हैं। ये है फिर, ये हो गया ब्लेड और ये हो गया हमारा स्ट्रोक। यहाँ पर एक अंडर कट रखा जाता है, ये देखो आपको दिखता होगा अंडर कट, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसको क्यों रखते हैं? क्योंकि बर को स्थान देने के लिए अंडर कट रखा जाता है। ट्राइस्कोर इस, कुछ लोग उसे एल स्क्वायर या ट्राइस्कोर भी कहते हैं, जबकि तीनों अलग अलग होते हैं। काम तीनों का एक जैसा ही है, पर एल स्क्वायर का ब्लेड और स्ट्रोक पतले और बराबर मोटाई के होते हैं। एल स्क्वायर का, जिसका प्रयोग हम राजमिस्त्री लोग करते हैं। ट्राइस्कोर का स्टोव जो होता है वो कास्ट आयरन का और एल्यूमिनियम का बनाया होता है, या फिर हार्ड लकड़ी का होता है। जबकि ब्लेड जो होती है स्टील की बनी होती है। इसका प्रयोग कारपेंटर लोग करते हैं। एल स्कोर का उपयोग कौन करता है? राजमिस्त्री। ट्राई स्कोर का कारपेंटर, और इंजीनियरिंग स्कोर का उपयोग वर्कशॉप वगैरह में करते हैं। ठीक है। ट्राई स्कोर भी 3 ग्रेड में मिलते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ए ग्रेड होता है टूल रूम में, बी ग्रेड होता है रेफरेंस वर्क के रूप में करते हैं, और सी का उपयोग वर्कशॉप में करते हैं। अभी सिलेबस में दिया हमें कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। ये 3 हेड होते हैं, ये प्रश्न आता है ना, इसको अंडरलाइन करो। कॉम्बिनेशन सेट में हेड होते हैं तो 3 होते हैं, हेडों की संख्या 3 होती है। 3 हेड और एक ब्लेड को मिलाकर बनाया जाता है। इसका ब्लेड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसकी पूरी लंबाई पर एक आयताकार स्लॉट होते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट दिखाता हूँ मैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन सेट है। ठीक। ये हमारा हो गया स्क्वायर हेड, ये हो गया प्रोटेक्टर हेड, और ये होगा सेंटर हेड। सेंटर और हेड का उपयोग करते हैं हम गोल जॉब को सेंटर निकालने के लिए। प्रोटेक्टर हेड का उपयोग करते हैं 1 डिग्री में कोण चेक करने के लिए। और स्क्वायर हेड का 45 डिग्री और 90 डिग्री का जो जॉब होता है उसको चेक करने के लिए हम प्रोटेक्टर हेड का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखो ये स्क्राइबर लगा है, इसको नॉब स्क्राइबर कहते हैं ना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्लैंपिंग नट हो गया और स्टील रूल हो गया। अब देखो स्क्वायर हेड देखते हैं। इसके द्वारा जो आपकी फ्लैटनेस और 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण नापते हैं। ये 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण चेक करते हैं। और फ्लैटनेस भी चेक करते हैं। यहाँ पर स्पिट लेवल होता है, इसमें लगे नॉब स्क्राइबर से जॉब पर लाइन भी लगाई जाती है। यहाँ पर ये नॉब स्क्राइबर है, इससे लाइन भी लगाई जाती है। अभी देखते हैं हम प्रोटेक्टर हेड।
इसके द्वारा 1 डिग्री की सुविधा में पॉइंट मापे जाते हैं और मार्किंग भी की जा सकती है। सेंटर हेड होता है, इससे किसी गोल जॉब का सेंटर मालूम किया जाता है सेंटर हेड से। अगला टॉपिक में दिया हमें स्टेट एग। इससे कोई क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए पढ़ लो। इन लंबी अधिक लंबी और चौड़ी सतह को चेक करने के लिए स्टेट एज का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा जॉब का समतलतापन चेक किया जाता है। स्टेज स्टील और कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आता ना। आता भी है तो ये पूछता है कि स्टेट एज का यूज कहाँ करते थे हम? समतलतापन चेक करने के लिए करते हैं। और टॉप सिलेबस में दिया हमको आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। देखो इनको नाम में ही लिखा है आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किसी भी जॉब को बाहरी मार्क चेक करने के लिए किया। आउटसाइड माइक्रो मतलब बाहरी मार्क चेक करने के लिए, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और बाहरी व्यास। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष माप मापा जाता है। मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है ना और इनसाइड भी, इनको मापने के बाद स्टील पर ट्रांसफर किया जाता है, फिर उससे रीडिंग लेते हैं हम। तो ये होता है हमारा लैग स्प्रिंग हो गया, लैग हो गई, और पॉइंट होता है ये वाला ना। इसका साइज जो है रिविट, यहाँ ये रिविट होती है ना, रिविट के सेंटर से और ये पॉइंट तक, यहाँ से इसका साइज लिया जाता है ना। इसका साइज लेते हैं। अब आता है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का भी यही है, नाम के ऊपर है इसका काम। इनसाइड कैलिपर का उपयोग जॉब के अंदर की साइज मापने के लिए किया जाता है, जैसे अंदरूनी स्लॉट, ग्रुप की चौड़ाई, सुराग का अंदरूनी व्यास इत्यादि। ये भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। इससे प्रश्न बनता है, लेकिन इसका प्रश्न तब आप सही कर पाओगे जब आपकी दिमाग में इमेज बनेगी इसकी। तो जैसे ही नाम आएगा उसकी इमेज बनाना है, इसलिए मैंने इसमें इमेज भी डाला हूँ, ठीक है। आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। इसके द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच और मैट्रिक प्रणाली में आधा तक सूत्र में मापे सकते हैं। अगला है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल है। मार्किंग टूल है, इसके द्वारा जॉब की सतह पर समांतर लाइनें लगाई जाती है। गोल जॉब, गोल छड़ का केंद्र बिंदु निकालने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। जेनी कैलिपर को हर्माक्रोनाइट कैलिपर और ऑडलेक कैलिपर भी कहते हैं। ये प्रश्न भी आता है ना। प्रश्न क्या बनता है? गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, जेनी कैलिपर का। हर्माक्रोनाइट इसका दूसरा नाम आता है हर्माक्रोनाइट कैलिपर या ऑडलेक कैलिपर। अच्छा, इसमें जो है यदि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम पूछे और ऑप्शन में हर्माक्रोनाइट कैलिपर और ऑडलेक कैलिपर दोनों है, तो इसका सही आंसर मानता है वो ऑडलेक कैलिपर, ठीक है। हर्माक्रोनाइट कैलिपर नहीं लगाना है अपने। इसे माइल स्टील से बनाया जाता है। इसकी वर्किंग पॉइंट केसार होते हैं। इसकी एक टांग सीधी नुकेली तेज और दूसरी 12 mm के रेडियस में 90 डिग्री कोण पर मुड़ी होती है। इसके द्वारा आधा की शुद्ध में मार्किंग की जाती है। ये 150, 200 और 300 की साइज में मिलते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का साइज क्या होता है? जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर का साइज जो है रिविट एक कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक मापा जाता है। ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है। अगला है यूनिवर्सल वेबर है कॉम्बिनेशन वेबर। ये देखो, ये हमारा यूनिवर्सल वेबर दिया है। ये भी अप्रत्यक्ष कोण मापने वाला औजार है। इसके ब्लेड के किनारे 30, 45 और 60 डिग्री कोण पर तिरछे होते हैं, ठीक है। इसके जो किनारे होते हैं इसका उपयोग बेवल गियर को चेक करने के लिए करते हैं। खाली यही प्रश्न आता है, यूनिवर्सल को, यूनिवर्सल गेज को उपयोग करते हैं बेवल गियर को चेक करने के लिए। ये प्रश्न बोलेगा बेवल गियर को चेक करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं, तो यूनिवर्सल वेबल का उपयोग करते हैं। अब आता है कॉम्बिनेशन वेबल। कॉम्बिनेशन वेबल होता है, यह भी एक कोण मापने वाला औजार है। इसका प्रयोग यूनिवर्सल वेबल की भांति प्रत्यक्ष रूप से कोण मापने के लिए करते हैं। इसमें स्टॉक के साथ एक स्प्रिट ब्लेड लगी होती है, ठीक है। स्टॉक के साथ एक स्प्रिट ब्लेड लगी होती है। बाकी यूनिवर्सल वेबल की जैसी ही होता है। अब आता है हमारा माइक्रोमीटर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण औजार है।
माइक्रोमीटर की थोड़ी बहुत जानकारी देखते हैं। माइक्रोमीटर एक बारीक मापी औजार है। ब्रिटिश प्रणाली में 1/1000 इंच या 0.001 इंच, मैट्रिक प्रणाली में 1/100 mm, 0.01 mm की शुद्धता में माप देता है। इसकी रीडिंग से क्वेश्चन आता है, ठीक, रीडिंग याद रखना है। इसका आविष्कार जीन पाल्मर ने सन 1848 में किया था, ठीक, फ्रांस के नागरिक थे। सबसे पहले जीन पाल्मर ने अमेरिका में माइक्रोमीटर बनाया जिसका नाम पाल्मर माइक्रोमीटर रखा गया, लेकिन फिर उसमें सन 1877 और 1885 में सुधार हुए। इसका प्रयोग बाहरी माप मापने के लिए करते हैं। इसी प्रकार अंदर का माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर और गहराई के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर आदि बनाए गए। नेक्स्ट है, माइक्रोमीटर को जब यूज करने के बाद रखते हैं हम तो लार्ड ऑयल लगा के रखना चाहिए। अब देखते हैं हम हमारा ये है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये हो फ्रेम, ठीक है। ये है लॉक नट, इसको स्पेंडल लॉक नट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया रैचेट स्टॉप, ये पूरा हो गया थिम्बल हमारा। ये हो गया हमारी स्लिप जिसमें ग्रेजुएशन अंकित होती है। ये हो गया हमारा स्पेंडल और ये हो गया हमारा एनविक। अभी देखो आपको यहाँ पर दिख रही होगी स्पेंडर और एनविल में ये ब्लैक कलर की टिप दिख रही है जो कि 3 mm कार्बाइड की टिप है। ये प्रश्न आता है हमारा माइक्रोमीटर में जो मेजरिंग फेस है, ये जो दिख रहा है आपको, ये 3 mm की जो किस मटेरियल की बनी होती है, तो ये आता है 3 mm की कार्बाइड की टिप होती है। तो ये हमको याद रखना है ना। अब इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यदि आपको इसको सही से चेक करते आता है और आपने इसको देखे हैं, कभी यूज किया है, तो आपको बहुत सारे प्रश्न बड़ी आसानी से सब बन जाते हैं। तो प्रश्न क्या बनते हैं आके देखते हैं। पूछता है माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है। इससे प्रश्न पूछते हैं तो माइक्रोमीटर की रेंज होती है 25, 50 या 1 इंच या 2 इंच, ये उसकी रेंज होती है। लेकिन माइक्रोमीटर की जब साइज की बात आए तो 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 75 ये उसका साइज होता है। ये प्रश्न आता है ना। ऑटनेस पैक्टिक खबरिया के पेपर में इससे एक प्रश्न बना था। और होता है माइक्रोमीटर का सिद्धांत। माइक्रोमीटर नट और बोल्ट ये लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि नट को स्थिर रखकर बोल्ट को एक चक्कर आगे घुमाया जाए तो वह अपनी पिच के बराबर बढ़ता है, क्योंकि इसमें सिंगल स्टड थ्रेड होती है। सिंगल स्टड थ्रेड में लीड और पिच बराबर होती है, जबकि डबल स्टड में दुगनी होती है, ट्रिपल स्टड में 3 गुनी होती है। लेकिन माइक्रोमीटर में सिंगल स्टड थ्रेड होती है। अतः जब स्पेंडल को एक चक्कर में घुमाया जाता है तो पिच के बराबर आगे या पीछे चलता है। मैट्रिक माइक्रोमीटर के स्पेंडल के बाहर और स्लिप के अंदर 25 mm की दूरी में 0.5 mm के हिसाब से चूड़ी कटी होती है। अतः जब स्पेंडल एक चक्र आगे घूमता है तो वह 0.5 mm आगे बढ़ता है। यदि उस पूरे चक्कर का केवल 50वां हिस्सा घुमाया जाए तो स्पेंडल आगे बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? एक चूड़ी की कितनी डिस्टेंस है? 0.5। पूरे 50वें हिस्सा घुमाना है तो एक 0.5 अपॉन 50, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे। एक पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 1/100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.01 mm। ये हमसे पूछा जाता है। और मतलब माइक्रोमीटर में लॉक नट का प्रयोग, माइक्रोमीटर से जब माप लेते हैं तो रीडिंग हिल ना सके इसके लिए लॉक नट से स्पेंडल को जाम कर देते हैं। इससे शुद्ध रीडिंग प्राप्त होती है, लेकिन माइक्रोमीटर को लॉक करके कभी भी गेज की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे लॉकिंग स्क्रू भी कहते हैं। लॉक नट को लॉकिंग स्क्रू भी कहते हैं। इस लॉकिंग स्क्रू लॉक नट से एक प्रश्न आता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम ये डिस्कशन के बाद कि किस तरह की क्वेश्चन बनेंगे हमारे।
और होता है माइक्रो आउटसाइड माइक्रोमीटर के पार्ट्स। जो भी हमने पार्ट्स देखे उसके बारे में देखते हैं हम। फ्रेम देखते हैं। माइक्रोमीटर का फ्रेम अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। यह एनवर स्टील, कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज और लिस्ट काउंट लिखा होता है। और होता है एनविल। फ्रेम के एक सिरे पर एनविल लगी होती है। एनवर स्टील की बनाई जाती है और इसके पेज पर 3 mm की कार्बाइड की टिप लगी होती है, जो मैंने ब्लैक कलर की दिखाया है। ये क्यों लगाते हैं? ताकि ये घिस ना सके। इसके ऊपर जॉब रखकर उसका माप मापा जाता है। वैसे ही होता है स्पेंडल। माइक्रोमीटर का स्पेंडल भी एनवा स्टील का बना होता है। इसकी मापने वाली सतह पर कार्बाइड की टिप लगी होती है। इसके ऊपर लेफ्ट हैंड बटरेस भी कटी होती है। अब आता है लॉकनट। माइक्रोमीटर द्वारा लिया गया, पर ये जो बटरेस जो होती है ना, लेफ्ट हैंड बटरेस है, ये जो रेचेड अपना लॉकनट में होती है, रेचेड स्टॉक में। स्पेंडल में नहीं होती है, रेचेड स्टॉक में होती है ना। ये स्पेंडल में तो वी थ्रेड होती है। इन लॉकनट आता है। माइक्रोमीटर द्वारा लिए गए माप को स्थिर रखने के लिए लॉकनट का उपयोग किया जाता है। बाहर से नलिंग किया रहता है, यह स्पेंडल को जाम करता है। ये वाला लॉकनट होता है। लॉकनट में तो रीडिंग लेने के बाद उसको लॉक कर देते हैं ताकि रीडिंग हिले ना। वैसे ये तो स्लीप, जिसको हब भी बोलते हैं, बैरल भी बोलते हैं, जिसमें डिग्रीशन अंकित होती है। माइक्रोमीटर की स्लीप अंदर से खोखली होती है। उसके अंदर और उसके बाहर डेटा लाइन में ग्रेजुएशन अंकित होती है। थिम्बल होता है हमारा माइक्रोमीटर की स्पेंडल के ऊपर थिम्बल होती है। इसको घुमाने से स्पेंडल घूमता है। इसका किनारा बेवल एज होता है। इसकी पूरी परिधि के बराबर भागों में बांटा होता है। ठीक है, ये थिम्बल होता है। थिम्बल मतलब इसका लिस्ट काउंट होता है। इसका एक भाग की दूरी होती है, वही लिस्ट काउंट होती है। तो रेचेट स्टॉप होता है। इसका क्वेश्चन बनता है। माइक्रोमीटर के थिम्बल के बाहरी सिरे पर रेचेट स्टॉप लगी होती है। इसके द्वारा सभी बराबर माप मापते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से थिम्बल ज्यादा नहीं घूमता है। रैचिड स्टोव को उपयोग उसे शुद्ध माप लेने के लिए रैचिड स्टोव को होना है। इसका प्रयोग करने पर जब दबाव पूरा हो जाता है तो यह टर्टर की आवाज करता है। इसके बाद दबाव और नहीं देना चाहिए। ये हमारा रैचिड स्टोव होता है। इससे प्रश्न हमें पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि होता है, जीरो एरर क्या है? इससे भी प्रश्न पूछते हैं। माइक्रोमीटर के स्पेंडल और एनबिल की फेस जब आपस में मिलाए जाते हैं तो थिम्बल की जीरो और बैरल या स्लीव की डेटा लाइन से मिलनी चाहिए। यदि वह आगे या पीछे रह जाती है तो वह माइक्रोमीटर में एरर होती है। इससे लिया गया माप अशुद्ध होता है। ये भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है धनात्मक त्रुटि, पॉजिटिव एरर। जब सिंबल की जीरो बैरर या स्लिप की डेटम लाइन के पीछे रह जाती है तो धनात्मक त्रुटि होती है। ऐसी स्थिति में एरर को अगर ठीक ना कर सके तो उसे माप से घटा देना चाहिए। तो पॉजिटिव माप में जो होता है, जो भी रीडिंग मतलब जो भी एरर होती है पॉजिटिव एरर, उसको कुल रीडिंग से हम घटाते हैं। लेकिन नेगेटिव एरर में कुल रीडिंग से हम उसमें जोड़ते हैं जो हमारी एरर होती है। दोनों में अंतर समझना, पॉजिटिव में घटाते हैं और नेगेटिव में जोड़ते हैं। अब देखते हैं हम कि ये आगे पीछे कैसी होती है। ये हमारा इस तरीके से देखो, माइक्रोमीटर में ही चलते हैं हम। ये हमारा माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। सिंपल हम इसको, इसमें पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर देखते हैं। तो पॉजिटिव एरर में क्या होगा, पीछे रह जाती है ना। मान लो यहाँ पर ये सिंबल का जो है ना जीरो लाइन मिल रही है यहाँ पर। यदि ये जीरो लाइन जो है सिंबल की, यहाँ पर जीरो लाइन है। ये जीरो लाइन पीछे का मतलब ये होता है कि इधर साइड रह जाती है, ठीक है। ये तीर में रह जाती है। तो पॉजिटिव एरर में हम घटाते हैं, ठीक है। मान लो रीडिंग हमारी कितनी, क्या चेक करना है हमें, 10 mm चेक करना है, ठीक है। लेकिन 3 mm तो इधर ही खुला है, पीछे रह गया सिंबल। तो हमारी एरर होगी, 3 mm की एरर होगी। तो कुल एरर में से हम
मतलब कुल रीडिंग में से हम जो एरर दिखा रही है हमें पॉजिटिव एरर उसको घटा देंगे। मतलब पीछे का मतलब होता है कि यहाँ पर रहना, ठीक है। और आगे का मतलब है कि ये जीरो इधर साइड आ गया है, बंद स्थिति में है। तो पीछे इधर साइड रहना पॉजिटिव एरर और इधर रहना नेगेटिव एरर, इधर नेगेटिव और इधर रहना पॉजिटिव, ठीक है। अब इस एरर को दूर करने का तरीका क्या है? तो सी स्पैनर द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं, जिसे हुक स्पैनर भी कहते हैं। इस एरर दूर करने के लिए सबसे पहले स्पैनर और एनविल के पेस्ट मिलाए जाते हैं, और फिर लॉक नट से स्पैंडल जाम करके सी स्पैनर के हुक को सी में बने कोर से सुराग में डाल के आगे पीछे घुमाकर हम एरर को ठीक कर लेते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर से, ठीक है। अब आता है माइक्रोमीटर में बैकलेस, इससे भी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। तो जब माइक्रोमीटर में त्रुटि चूने की प्ले या टाइट की वजह से आती है तो वह त्रुटि बैकलेस एरर कहलाती है ना। ये धनात्मक और ऋणात्मक कोई भी हो सकती है। अब देखते हैं हम हब माइक्रोमीटर, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन माइक्रोमीटर में हो सकता आ जाए। हब माइक्रोमीटर होता है, इसका फ्रेम आयताकार शक्ल का होता है। इसे 20 mm व्यास वाले सुराख में डाला जा सकता है। इसका प्रयोग हब की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। इसकी रीडिंग या पढ़ने का तरीका साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। तो ये हमारा हब माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूब माइक्रोमीटर, इससे प्रश्न पूछता है ना। ट्यूब माइक्रोमीटर इस तरीके का होता है। इसे स्वान माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसकी एनविल स्पिंडल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका यूजेस आता है, ये पूछता है ना। इसका प्रयोग पाइप या ट्यूब की मोटाई मापने के लिए करते हैं। इसका फ्रेम फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इससे भी प्रश्न आता है। इस माइक्रोमीटर के एनविल और स्पेंडल के पेच कॉनिकल होते हैं। इसका प्रयोग पिच डायमीटर मापने के लिए करते हैं। ये प्रश्न पूछता है हमें। स्पेंडल और एनविल की कॉनिकल सतह का कोण थ्रेड के स्टैंडर्ड के अनुसार बनाया जाता है। इसकी एनविल फोर्स या मूवेबल भी हो सकती है। ये मूवेबल दी है ना एनविल। डी एनविल माइक्रोमीटर होता है, इसका भी उपयोग पेपर में पूछा जाता है इससे भी। बी एनविल माइक्रोमीटर से क्या पूछता है हमारा, सेंट्रल जॉब चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इसका फ्रेम जो है वी आकार में होता है, जिसका संगीत कोण 60 डिग्री का होता है। ये तो कौन सा पूछता है या फिर इसका उपयोग से पूछता है कि क्या मापने के लिए करते हैं। तो सेंट्रल जॉब मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसके द्वारा मापा गया माप 3D/2 होता है। और होता है सीट माइक्रोमीटर, इससे भी प्रश्न पूछते हैं। सीट की मोटाई मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं ना, सीट माइक्रोमीटर का। इसका पढ़ने का तरीका भी साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर, इससे प्रश्न नहीं आता है, लेकिन फिर भी यह बड़ी रेंज की माइक्रोमीटर होती है। इसके फ्रेम बड़े साइज का होता है। उसके द्वारा 1 से 4 इंच या 0 से 100 mm तक का माप लिया जा सकता है। इसमें 4 एनविल का सेट होता है, ठीक है। ये एक तरह की डिस्क्रिप्शन है, इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछता ना। अब आता है ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर की एंगल स्पेंडल आगे से पतली होती है तो तंग स्लॉट में आ जाती है। इसका स्पेंडल घूमता नहीं है, यह थिम्बल के दबाव से आगे और पीछे चलता है। इसका उपयोग कीबे कटी सात का माप लेने के लिए किया जाता है। इसका पढ़ने का तरीका साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें अलग क्या है, इसमें जो स्पेंडल है घूमता नहीं है। इसका स्पेंडल थिम्बल के दबाव से आगे पीछे चलता है। ये हुआ ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। अब होता है डिस्क माइक्रोमीटर। इसे पेपर गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। यह साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसके एनविल और स्पेंडल के फेस आगे से गोलाई में डिस्क में होते हैं, ताकि पतले कागज का माप आसानी से मापा जा सके। डिस्क माइक्रोमीटर को उपयोग यूज कहाँ करते हैं, पतले कागज का माप लेने के लिए।
अब आता है स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। इससे भी प्रश्न पूछता है। इसे छोटा इनसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं। इससे कम से कम होल का व्यास मापा जाता है, जो ब्रिटिश प्रणाली में 0.2 इंच होता है और मैट्रिक प्रणाली में 5 mm तक होता है। इसकी रेंज 1 इंच से 25 mm तक होती है। रीडिंग लेते समय जितने भाग थिम्बल द्वारा ढके होते हैं वही इसकी रीडिंग होती है। अब होता है बॉल माइक्रोमीटर। ये बॉल माइक्रोमीटर है। इस प्रकार के माइक्रोमीटर की एनुअल स्पेंडल के फेस अर्धगोलाकार होते हैं। देखो, ये अर्धगोलाकार होते हैं, एनुअल स्पेंडल। इससे किसी भी गोल जॉब को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला फ्लैंज माइक्रोमीटर। यहाँ से प्रश्न आता है। ये डिस्क माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। इसके स्पेंडल और एनिमल के फेस फ्लैंज टाइप में होते हैं, जो आगे से समतल और पीछे से टेपर होते हैं। आगे से समतल और पीछे से टेपर होते हैं। इसका उपयोग गरारी के दांतों की कॉर्डर थिकनेस मापने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त जॉब की कॉलर की मोटाई और इंजन पीस की मोटाई मापने के लिए फ्लैंज माइक्रोमीटर का उपयोग। एक तीन चीज आता है। कॉर्डर थिकनेस चेक करने के लिए, कॉलर की मोटाई और इंजन पीस की मोटाई चेक करने के लिए इस माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो हम फ्लैंज टाइम माइक्रोमीटर। अगला है 3 पॉइंट इंसाइट माइक्रोमीटर। इसका प्रयोग किसी भी सुराख के साइज, अंदर का साइज मापने के लिए करते हैं। स्प्लेंडर को क्लॉकवाइज घुमाने से साइज बढ़ता है और एंटी क्लॉक घुमाने से साइज घटता है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो साइज बढ़ेगा इसका, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो घटेगा। इसकी रीडिंग माइक्रोमीटर की स्पेंडल और थिम्बल में पर पड़ी जाती है। इसकी एरर को चेक करने के लिए मास्टर रिंग गेज का उपयोग करते हैं। इससे क्या प्रश्न पूछता है? तो इससे प्रश्न आता है कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है। तो 0.005 mm, ये हमको ध्यान रखना है। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.005 mm। नेक्स्ट दिया है डेप्थ माइक्रोमीटर। इसे डेप्थ गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। स्लॉट, ग्रुप और सुराख की गहराई मापने के लिए इसका यूज करते हैं। इसको फ्रेम और एनविल नहीं होती। मतलब प्रश्न पूछता है कौन सा माइक्रोमीटर जिसका फ्रेम और एनविल नहीं होती, तो वह डेप्थ माइक्रोमीटर। फ्रेम और एनविल दोनों में होती है। जब इससे माप लिया जाता है तो चिम्बल द्वारा इतने भाग ढके होते हैं वही इसकी रीडिंग होती है। इसमें बड़े इंसाइड माइक्रोमीटर की तरह एक्सटेंशन रॉड भी होती है, जिसका प्रयोग ज्यादा साइज के जॉब चेक करने के लिए करते हैं। देखते हैं इसकी रीडिंग से प्रश्न आता है। माइक्रोमीटर की रीडिंग द्वारा ये देखते हैं। 18 मतलब 18.73 mm की रीडिंग बताओ। तो इसमें जो 18 क्या है, हमारा मेन डिवीजन हो जाएगा, और सब डिवीजन हमारा 0.5, एक सब डिवीजन हो रहा है इसमें, और सिंबल डिवीजन होगा 23। मतलब मेन मेन स्लिप के 18 भाग होंगे, और 18 भाग होने के बाद सिंबल को 50 लाइन और आधा और घुमाना है। उसके बाद सिंबल के 23वें भाग को और मैच कराना 0 लाइन से। तब इसकी सही रीडिंग क्या होगी हमारी? 18.75। नेक्स्ट तो बर्नियर कैलिपर से प्रश्न आएगा। बर्नियर कैलिपर में हम क्या चेक कर सकते हैं? ये हमारा बर्नियर कैलिपर है। इससे हम गहराई भी माप सकते हैं, आउटसाइड, इनसाइड और स्लॉट को माप भी चेक कर सकते हैं। बर्नियर कैलिपर एक ही माप के दो स्केल, मेन स्केल और बर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर काम करता है। उदाहरण के तौर पर मेन स्केल के 9 भाग बराबर बर्नियर स्केल के 10 भाग होते हैं। मेन स्केल का एक भाग बराबर 1 mm। तो वही जो 9 विभाग जो होते हैं मेन स्केल बराबर 9 mm। इसी दूरी को, मतलब 9 mm मेन स्केल दूरी को 10 वर्नियर विभाग के बराबर भागों में बांटा जाता है। तो वर्नियर स्केल के 10 भाग, तो वर्नियर स्केल बराबर 9 मेन स्केल, 9 विभाग। अब ऐसे ही एक वर्नियर स्केल बराबर कितना है? 9/10 मेन स्केल।
एक बर्नियर स्केल विभाग बराबर 9 मैन स्केल विभाग। एक बर्नियर स्केल विभाग बराबर कितना होगा? 9/10 मैन स्केल विभाग। तो इसमें रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं? अब मैन स्केल के एक विभाग और बर्नियर स्केल के एक विभाग में अंतर, मतलब एक मैन स्केल विभाग माइनस एक बर्नियर स्केल विभाग। एक मैन स्केल विभाग का मान कितना? 1 mm। और बर्नियर स्केल का भाग का मान कितना है? 1/10 mm। तो एक बर्नियर मैन स्केल में से एक बर्नियर स्केल घटाएंगे आप, उसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 0.1 mm। तो जिस बर्नियर स्केल में मैन स्केल के 9 भाग हो और 9 भाग को 10 बर्नियर स्केल के भाग बराबर बांटा हो, उसका लेस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 mm। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? बर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मैन स्केल डिवीजन अपॉन बर्नियर स्केल डिवीजन। तो अलग अलग स्केल के माइक्रो बर्नियर कैलिपर आते हैं, जिसमें मेन स्केल के 9 भाग होंगे और बर्नियर स्केल के 10 भाग होंगे। तब लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.1। और मेन स्केल के 24 भाग होंगे और बर्नियर स्केल के 25 भाग होंगे, तो लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.4 mm। वैसे 49 और 50 वाला स्केल होगा तो 0.2 mm। तो समानतः ये मिलता है। ठीक है। मेन स्केल के 49 भागों को बर्नियर स्केल के 50 बराबर भागों में बांटा जाता है, कि ये 0.202 mm लिस्ट काउंट होता है। यही हमको सामान्यतः दिखाई पड़ता है। अगला होता है 99 और 100 वाला, जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। वैसे ही आता है मैन स्केल के 19 भागों को बर्नियर स्केल के 20 भागों में बांटा जाता है। इसका लिस्ट काउंट आपको निकाल के बताना है कि इसका लिस्ट काउंट का क्या होगा। बर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज होता है, जो आपको ऊपर दिखाया मैंने। इस प्रकार का बर्नियर स्केल स्लॉट एज और नाइक एज की तरह होता है। इसमें बीम के पीछे की तरफ डेप्थ लगी होती है, जो कैरियर के साथ जुड़ी होती है। इससे प्रश्न आता है, जो डेप्थ बार होती है वो जुड़ी होती है, तो वो कैरियर के साथ जुड़ी होती है। इसके बीम के पीछे आयताकार शॉर्ट पट्टी होती है, इसमें डेप्थ बार आगे पीछे चलती है। इस कैलिपर के द्वारा एक साथ बाहर का माप, अंदर का, गहराई का माप मापा जाता है। इसे यूनिवर्सल बर्नियर कैलिपर भी कहते हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछता है हमारा? इससे प्रश्न आता है ना, डेप्थ बार अटैच होती है तो कैरियर से हमारा अटैच होती है। इससे पूछता है कि गियर टूथ बर्नियर कैलिपर, इससे वो प्रश्न पूछता है हमारा। तो दो बर्नियर कैलिपर का मिला जुला रूप होता है, इसमें दो स्केल होती हैं। इससे गियर के दांतों का अटेंडम और दांतों की मोटाई माप सकते हैं। ये हमारा प्रश्न आता है। गियर के दांतों को अटेंडम और दांतों की मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? गियर टूथ बर्नियर कैलिपर। इसके द्वारा कटर और हब का साइज भी मापा जाता है। तो डायल बर्नियर कैलिपर, यह बर्नियर ये बर्नियर कैलिपर दूसरे कैलिपर से भिन्न होता है। यह रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। यह वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग में आता है। इसके बीम पर रैक बनी होती है और उस पर डायल में लगी पिनियन गरारी घूमती है। पिनियन की दूरी पर डायल की सुई फिट होती है। ठीक है। इससे प्रश्न क्या पूछता है हमारा? यह कैलिपर 0.05, 0.02 और 0.01 mm की सुविधा में मिलते हैं। बर्नियर कैलिपर अलग अलग लिस्ट काउंट के मिलते हैं। इसके द्वारा वे बाहर के, अंदर के और गहराई माप सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा बर्नियर बेवल प्रोडक्ट। इससे प्रश्न पूछता है इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, इसकी डिस्क क्या होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें दो इमेज डाला हूँ मैंने। देखो, ये है बर्नियर बेवल प्रोडक्टर डायग्राम के साथ, और यहाँ पर ये यूज करते हुए, तो ये हमारा जॉब है। ये आपको दिख रहा है, ये जॉब है। तो जॉब में यहाँ से है फ्लैट और यहाँ से क्या है? हमारा टेपर है। अब इसकी अलग अलग पार्ट्स की बात करें हम, तो ये हो गया हमारा स्टॉक, ये हो गया हमारा ब्लेड, ये हो गया हमारा डायल। ये अंदर वाला भाग हमारा डायल हो गया और बाहर वाला डिस्क हो गया। ठीक है। इसमें प्रश्न पूछता है, ये हमारी मेन स्केल हो गई और ये हमारी बर्नियर स्केल हो गई।
प्रश्न पूछता है कि बर्नियर स्केल बर्नियर पेपर प्रोटेक्टर के किस भाग में होती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, किस भाग में होती है हमारा, डायल वाले भाग में बर्नियर स्केल होती है और मेन स्केल डिस्क वाले भाग में होती है। अगला प्रश्न पूछता है कि जब जॉब को चेक करते हैं तो फ्लैट सरफेस से बर्नियर वेपर प्रोटेक्टर का कौन सा भाग अटैच होता है, मतलब सटा होता है। तो स्टॉक वाला भाग फ्लैट सरफेस से होता है और टेपर वाला भाग जो होता है ब्लेड से होता है। ये जो टेपर है ना, दिख रहा है आपको, ये जो है ब्लेड टच है यहाँ पर, तो इससे प्रश्न आता है टेपर वाला भाग ब्लेड से टच होता है और समतल वाला भाग स्टॉक से टच होता है। बनने विभव प्रोडक्ट की वृत्ताकार डायल डिस्क को 360 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग का मान 1 डिग्री होता है। यह इसकी मैन स्केल होती है। इसमें मैन स्केल के 23 डिवीजन को बर्नियर स्केल के 12 बराबर भागों में बांटा जाता है। मैन स्केल के एक डिवीजन का मान 1 डिग्री होता है और 23 मैन स्केल डिवीजन का मान 30 डिग्री हुआ। तो 23 मैन स्केल को 12 बर्नियर स्केल भागों में बांटा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछता है इस लाइन से कि बर्नियर पेपर पर ट्रैक्टर को 23 मैन स्केल डिवीजन को कितने बर्नियर स्केल डिवीजन में बांटा जाता है। तो 12 बर्नियर स्केल डिवीजन में बांटा जाता है। अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं कि एक बर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना होगा, 23/12 मैन स्केल डिवीजन। मैन स्केल डिवीजन अभी एक मैन स्केल डिवीजन में से एक बर्नियर स्केल डिवीजन को घटाएंगे हम, तो इसमें आंसर माइनस में आएगा। इसलिए हम यहाँ पर दो मैन स्केल डिवीजन और एक बने स्केल डिवीजन में अंतर निकालेंगे, तो इसको सब कैलकुलेट करेंगे कि हमारा लिस्ट काउंट कितना होगा, 5 मिनट लिस्ट काउंट होगा। तो बनिया पेपर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होगा हमारा, 5 मिनट। ये भी प्रश्न पूछता है। वैसे ही होता है बनिया डेप्थ गेज। बनिया डेप्थ गेज भी होता है, गहराई चेक करने के लिए करते हैं। इसका लिस्ट काउंट ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच और मैट्रिक प्रणाली में 0.02 होता है। अगला प्रश्न होता है गेज। गेज किससे कहते हैं, इसका उत्पादन मास प्रोडक्शन में क्या लाभ है। ये जो होता है एक निश्चित मापी औजार होता है, इसकी कोई भी रेंज नहीं होती। जिस साइज का बनाया जाता है वो इससे चेक कर सकते हैं, इसको एडजस्ट करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में करते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं, लाभ से प्रश्न पूछता है, इससे प्रश्न आता है ना। ये जो दो है, इसके लाभ से प्रश्न आता है, तो इसके लाभ कहते हैं इसमें कम समय में ज्यादा पार्ट चेक किए जाते हैं, जिससे समय की बचत होती है और कम निरीक्षकों से काम चलाया जाता है। पूछते हैं कि समय की बचत होती है, कम निरीक्षकों से काम चलाया जाता है, इससे प्रश्न पूछता है। इससे वर्कर को काम करने में सुविधा होती है और बहुत कम पार्ट्स खराब होते हैं। ये द्वारा तैयार पार्ट्स सही संभल होते हैं। पार्ट्स में इंटरचेंजेबिलिटी अर्थात अदला बदली का गुण होता है। और गेज द्वारा तैयार सामान सस्ता होता है। गेज जो होती है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, हार्ड और ग्राइंड की होती है। पर ऐसी गेज है जो ज्यादा प्लेट की जाती है, वो घिसने का डर होता है, वो निक्की क्रोमियम स्टील की बनाई जाती है। इनका प्लग गेज और स्नैप गेज, ये यहाँ पर दिया हमारा प्लग गेज। प्लग गेज का प्रयोग विभिन्न आकृति के सुरागों को चेक करने के लिए किया जाता है। यह अलग अलग आकृति के होते हैं। जिस आकृति को हमको चेक करना है उसी आकृति का गेज होता है। इसके द्वारा उसी आकृति का सुराग चेक किया जाता है। आता है स्नैप गेज। यदि यहाँ हमको सॉलिड स्नैप गेज, ये सी आकार का होता है। इसमें एक भाग गो और दूसरा भाग नॉट गो होता है। वो जॉब जो है नॉट गो सिरे में नहीं जानी चाहिए। नॉट गो सिरे में क्यों नहीं जानी चाहिए, गो सिरा जो होता है नॉट गो सिरे में चली जाए तो भाई बहुत छोटी होती है। और गो सिरा अधिकतम और नॉट गो सिरा न्यूनतम सुपर साइज में होता है। स्नैप गेज का जो होता है गो सिरा अधिकतम सुपर साइज में होता है और नॉट गो न्यूनतम सुपर साइज में होता है। यदि नॉट गो
में चली गई, मान लो जॉब नोटबुक का साइज है 10 mm, ठीक है, और वो उसका साइज है 15 mm, और जॉब को हमको 15 और 10 के के बीच में चेक करना है। तो यदि नोटबुक में चली जाएगी तो नोटबुक में चली जाएगी, क्या होगा, 10 से छोटा साइज होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। इसलिए जॉब जो है नोटबुक साइज में नहीं जानी चाहिए। तो इससे प्रश्न आता है कि स्नैप गेज का गो सीधा अधिकतम सुपर साइज में होता है और नोटबुक न्यूनतम सुपर साइज में होता है। अगला है सॉलिड स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज। इस गेज में 4 एडजस्टेबल स्नैप होते हैं, जो 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। एनविल का साइज सही होता है, दो आगे की एनविल का साइज सही होता है और पीछे जिसे गो कहते हैं, जबकि पीछे की एनविल का साइज छोटा होता है, जिसे नॉट गो कहते हैं। इसमें जॉब नहीं जानी चाहिए नॉट गो वाले में। इसके एनविल का साइज गेज ब्लॉक द्वारा सेट किया जाता है। इसके एनविल को आवश्यकता अनुसार 6 mm तक एडजस्ट कर सकते हैं। स्नैप गेज में जो है साइज, मतलब क्वेश्चन यही बनता है कि गो तीरा का सुपरा साइज क्या होता है और नॉटगो का क्या होता है। तो गो सीधा अधिकतम सुपर साइज में होता है और नॉटगो न्यूनतम सुपर साइज में होता है। अगर लिमिट प्लग गेज, आमतौर पर लिमिट प्लग गेज दो सिरे वाली होती है। देखो, एक सिरा ये देखो, इसके एक सिरे पर गो और दूसरे सिरे पर नॉट गो होता है, लिखा होता है। गो सिरा सुराख की टॉलरेंस के अंदर बना होता है, जबकि नॉट गो बहुत हाइट लिमिट साइज में बना होता है। यदि सुराख के अंदर नॉट गो सिरा भी आ जाता है तो सुराग या जॉब बेकार मानी जाती है। इसका गो सिरा लंबा और नॉट गो सिरे की लंबाई कम होती है। इसकी बीच की बॉडी नलिंग की होती है ताकि पकड़ अच्छी बने। इसका गो सिरा न्यूनतम सुपरा साइज में होता है और नॉट गो अधिकतम सुपरा साइज में होता है। लिमिट प्लग गेज का अभी इसमें उल्टा होता है, दोनों प्रश्न आता है, स्नैप गेज भी आता है और प्लग गेज भी आता है। तो स्नैप गेज का गो सीधा अधिकतम सुपर साइज में होता है, नॉट गो न्यूनतम सुपर साइज में होता है। और लिमिट प्लग गेज का जो होता है, गो सीधा न्यूनतम सुपर साइज में होता है और नॉट गो अधिकतम सुपर साइज में होता है, दोनों का अपोजिट होता है। तो ये लाइन हमको याद रखनी है, इस प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। और द थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज होता है अंदरूनी चूड़ी को चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज भी कहते हैं इसका उपयोग। चूड़ीदार सिरे से अंदरूनी चूड़ी चेक की जाती है, जबकि प्लेन सिलेंडर सिरे से चूड़ी का माइनर डायमीटर चेक किया जाता है थ्रेड प्लग गेज से। ऐसे ही आता है थ्रेड स्नैप गेज। थ्रेड स्नैप गेज होता है, इस गेज का उपयोग थ्रेड रिंग गेज की भांति बाहरी चूड़ी चेक करने के लिए करते हैं। इसमें भी एडजस्टेबल स्नैप गेज की भांति एनबिल होती है, जिसमें आगे की एनबिल गो साइज में और पीछे की नॉट गो साइज में होती है। थ्रेड स्नैप गेज से जो है सिंपल इफेक्टिव डायमीटर चेक करने के लिए करते हैं। ये प्रश्न आता है, ठीक है। साधारण प्रभावी ब्याज चेक करने के लिए थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग करते हैं। थ्रेड स्नैप गेज से हेलिक्स एंगल चेक नहीं कर सकते। थ्रेड का जो है हेलिक्स एंगल चेक नहीं कर सकते, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अब आता है रिंग गेज। रिंग गेज क्या होता है? रिंग गेज का प्रयोग जॉब का बाहरी साइज मापने के लिए करते हैं। आमतौर पर इसके द्वारा गोलाकार या सिलेंडरिकल जॉब का बाहरी माप मापा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है, प्लेन सिलेंडरिकल होता है, टेपर रिंग गेज होती है और थ्रेड रिंग गेज होता है। और द प्लेन सिलेंडरिकल, इस प्रकार के गेज द्वारा प्लेन सिलेंडरिकल सतह वाली जॉब का बाहरी साइज मापा जाता है। इसका प्रयोग इंडिकेटर होल गेज को निश्चित साइज में सेट करने के लिए भी करते हैं। और जो तो यार 3 पॉइंट इनसाइड माइक्रोमीटर की एरर चेक करने के लिए इस रिंग गेज का उपयोग करते हैं, प्लेन सिलेंडरिकल रिंग गेज का। तो टेपर रिंग गेज, इस गेज के द्वारा टेपर सिलेंडरिकल जॉब चेक की जाती है टेपर रिंग गेज से। थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड गेज होता है जिससे अंदरूनी चूड़ी चेक की जाती है। थ्रेड रिंग गेज से बाहरी चूड़ी चेक करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करते हैं। जैसे बोला वगैरह की थ्रेड चेक करना है तो उसे थ्रेड रिंग गेज से चेक करेंगे। वैसे ही आता है कैलिपर गेज। इस गेज का एक सिरा स्नैप गेज की तरह होता है, जिससे पार्ट से जॉब का बाहरी
माप मापा जाता है, जबकि दूसरे सिरे से अंदर का माप मापा जाता है। यहाँ पर कैलिपर गेज दिया है। और हमारा होगा ड्रिल गेज। ड्रिल गेज से जो है, इस गेज का प्रयोग स्टेट बैंक कुछ दिल का व्यास या साइज चेक करने के लिए करते हैं। इसमें अलग अलग साइज के सुराग होते हैं, जिसे प्रत्येक सुराग का साइज भी साथ में लिखा होता है। यह गेज नंबर ड्रिल में 1 से 80 नंबर तक होती है, और लेटर में 1 से Z तक, A से Z तक साइज में बने होते हैं। 1 नंबर का साइज होता है 0.228 इंच, 80 का होता है 0.0135 इंच, और ए का साइज होता है 0.234 इंच, और जेड का होता है 0.413 इंच। तो में कैलकुलेट करेंगे तो 10.49 आएगा। इससे यहाँ पर ये प्रश्न बनता है, ठीक है, जेड का साइज क्या होता है। अब आता है पिलर गेज। अभी यदि सीएनपी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है पिलर गेज से पूछे। पिलर गेज से या तो इसका नाम पूछता है कि इसका आधार दूसरा नाम क्या है, कि थिकनेस गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग दो मेटिंग पार्ट्सों के बीच की गैप को चेक करने के लिए पिलर गेज का उपयोग करते हैं। इसे क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। ये ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस सेंटर के पेपर में पूछा गया था, है ना। ये ब्रिटिश प्रणाली में 6, 9, 13 और 22, 26 पत्तियों वाले सेट होते हैं। अब आता है हमारा रेडियस गेज। इसके द्वारा विभिन्न साइज के रेडियस वाली उत्तल सतह को मापा जाता है। इसका साइज 0.3 से 25 mm तक होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला है सेंटर गेज। इस गेज का प्रयोग लेथ थ्रेड कटिंग टूल को ग्राइंड करते समय उसका कोण मापने के लिए किया जाता है, तथा टूल को थ्रेड करते समय जॉब की 90 डिग्री कोण पर सेट करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इसका जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये प्रश्न भी आता है। अगला है ड्रिल पॉइंट गेज। इससे ड्रिल ग्राइंडिंग गेज भी कहते हैं। इसका उपयोग ड्रिल ग्राइंड करते समय उसका कोण मापने के लिए करते हैं। इससे ड्रिल लिप्स की लंबाई भी मापी जाती है, क्योंकि सही ड्रिल ग्राइंडिंग के लिए लिप्स और सेंटर लाइन के दोनों तरफ का कोण बराबर होना चाहिए। इस गेज का उपयोग 131 डिग्री का होता है। इसके द्वारा ड्रिल पॉइंट का एंगल का आधा 59 डिग्री मापा जाता है। अगला होता है टेपर गेज। इस गेज के द्वारा कोई टेपर चेक नहीं होती है, बल्कि इसकी आकृति टेपर होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहली मोटाई में टेपर होती है। इसका पूरी लंबाई में मोटाई का साइज अंकित होता है। इसका प्रयोग होता है स्लॉट की चौड़ाई या दो पार्टों के बीच के अंतर को मापने के लिए करते हैं, जो कि मोटाई में टेपर होता है। और जो चौड़ाई में टेपर होता है उसको उपयोग कहाँ करते हैं हम, पाइप के अंदर का व्यास मापने के लिए। अगला होता है वायर गेज। इससे प्रश्न आता है, इसका प्रयोग इस गेज का प्रयोग तार या सीट का साइज मापने के लिए करते हैं। यह स्टील की आयताकार गोलाकार बनी होती है। इसकी पट्टी पर अलग अलग साइज के स्लॉट कटे होते हैं। प्रत्येक स्लॉट का साइज लिखा होता है। जो चादर या तार जिस स्लॉट में सही आती है वही उसका माप होता है। बेइस के अनुसार इस गेज का द्वारा 0.125 से 8 mm तक मोटी सीट या तार का व्यास मापा जाता है। और द थ्रेड गेज। थ्रेड गेज चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज थ्रेड चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। यह गेज पिलर गेज की तरह होती है। इससे अंदरूनी और बाहरी थ्रेड की पिच मापी जाती है। प्रत्येक पट्टी पर उसका साइज लिखा होता है। विदेश में इस तरीके की होती है पिलर गेज, सॉरी, स्क्रू पिच गेज। किसी किसी स्क्रू पिच गेज में चूड़ी की गहराई भी लिखी होती है। यह भी चूड़ियों के प्रकार के अनुसार अलग अलग स्टैंडर्ड में बनी होती है। इसका साइज 0.35 से 5 mm तक साइज चेक कर सकते हैं स्क्रू पिच गेज का। ये साइज हमें पेपर में पूछा जाता है। अब आता है बर्नियर हाइट गेज। बर्नियर हाइट गेज बर्नियर कैलिपर की भांति ही एक माप के दो स्केल, मैन स्केल और बर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर कार्य करता है। बर्नियर हाइट गेज एक मार्किंग
करने वाला शुद्ध और बारीक माप देने वाला औजार है। ये मैट्रिक प्रणाली में 0.02 mm और ब्रिटिश प्रणाली 0.001 mm की शुद्धता में माप देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बर्नियर हाइट गेज। अब देखते हैं हम इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। प्रश्न आता है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायता करता है। तो ऊपर देखिए हमने प्रेशर कंट्रोल करने में, स्पेंडल लॉक करने में, शून्य त्रुटि संग्रहित करने में और वर्कपीस पकड़ने में। तो रैचेट स्टॉप का उपयोग करते हैं हम प्रेशर कंट्रोल करने में। तो मोनल मेटल होता है, मोनल मेटल का शॉर्ट ट्रिक क्या थी, मोनिका। वहां से बन गया मोनल मेटल, निशन निकिल और कांस्य का कॉपर। कॉपर, निकिल और कॉपर से मिलकर जो मेटल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनल मेटल। निकिल होता है 68% और कॉपर होता है 29%। इसी आता है स्टेनलेस स्टील बना होता है, निकिल क्रोमियम स्टील को मिलाकर जो बना होता है उसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और कर्व मेटल किसका संयोजन होता है, कॉपर, जिंक, टी और कॉपर, जिंक और टिन का जो मिश्रण होता है उसको हम कर्व मेटल कहते हैं। बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। तो बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या देखिए हमने, एक एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक बर्नियर स्केल डिवीजन, एक बर्नियर स्केल डिवीजन माइनस एक मैन स्केल डिवीजन, दो मैन स्केल डिवीजन माइनस एक बर्नियर स्केल डिवीजन, या एक मैन स्केल डिवीजन प्लस एक बर्नियर स्केल डिवीजन। तो बने कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक बर्नियर स्केल डिवीजन। एक्सप्रेशन, एक माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है। जब माइक्रोमीटर 25.141 mm मापता है तो सही रीडिंग क्या होगी। पॉजिटिव एरर में क्या होता है, पॉजिटिव एरर में हम खुद रीडिंग से एरर को घटा देते हैं। ठीक है, तो 25.41 में से हम क्या घटाएंगे, 0.2 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, 9.24.39। इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा, ये नंबर का। ठीक है, वैसे होता है बाइट मेटल। बाइट मेटल का किस शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, बाइट कलर में कोई लिथी एंटी, का से बन गया कॉपर, ला से बन गया लेड और टी से बन गया टिन और एंटी अंटी से बन गया एंटीमनी। तो वाइट मेटल किस मेटल से बना होता है, कॉपर, लेड, टिन और एंटीमनी से। वैसे ही होता है पिताजी। पीतल की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, पीतल कैसे बना होता है, तामा और जिंक से। ठीक है, मुंज मेटल कैसे बना होता है, मुंज मेटल बना होता है कॉपर और जिंक से। कॉपर का अनुपात कितना होता है, 60% कॉपर होता है और जिंक 40% होता है। यदि मुंज मेटल कॉपर जिंक में यदि निकल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, जर्मन सिल्वर। और कांसा की शॉर्ट ट्रिक थी, कॉपर और टिन से मिलकर क्या बना होता है हमारा, कांसा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है हमारी, पिताजी जो कि मुनका जी था, काका जी पी पियोगे तो बोलते नहीं मुनका जी, 60-40 को निकल के साथ जर्मनी जाना है। तो पीतल का संयोजन क्या हो गया, पीतल किस मेटल से बना होता है, तामा और जिंक से। मुंज मेटल जो होता है कॉपर और जिंक से। ठीक है, जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर, जिंक और निकिल से। और कांसा जो होता है हमारा कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोमीटर में 0.03 mm का नेगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm मापता है तो उसकी सही रीडिंग क्या होती है। नेगेटिव एरर में क्या करते हैं हम, जो भी रीडिंग आती है उसमें नेगेटिव एरर को जोड़ देते हैं। तो इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 40.56 mm। ऑप्शन में देखते हैं हमारा ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, सही हो जाएगा। वैसे देखते हैं, टिन जो होता है, टिन चांदी की तरह सफेद होती है। जिंक जो होता है, टिन का कलर कैसा होता है, चांदी की तरह सफेद। जिंक का होता है नीलापन लिए उजला सफेद। लेड का होता है ब्लूस ग्रे और एल्यूमिनियम का होता है उजला सफेद। 50 से 75 mm बाहरी माइक्रोमीटर का शून्य एरर किस से जांचा जाता है। डैंटेस इंडिकेटर से, बर्नियर हाइट गेज से, टेस्ट पीस से या पिलर गेज से। तो पिलर गेज से कह सकते चेक करते हैं, मिलने वाले पार्ट्स के बीच का क्लियरेंस चेक करने के लिए
फीलर गेज का उपयोग करते हैं। तो बाहरी माइक्रोवेव सुनहरा चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? टेस्ट पीस का उपयोग करते हैं। तांबे का रंग कैसा होता है? लाल। पीतल का रंग कैसा होता है? पीला। अगला है मैट्रिक। बाहरी माइक्रोमीटर की स्लिप पर सबसे छोटी डिवीजन का मान होता है 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm या 2 mm। तो माइक्रोमीटर की स्लिप पर 0.5 आधा mm की दांते कटे होते हैं। वैसे ही अब आता है डस्टबिन का कलर। प्लास्टिक और टॉक्सिन एजेंट के लिए पीला होता है, पीस है पीला। लोहे के लिए लाल, सब्जी के लिए काला और कागज के लिए नीले रंग का डस्टबिन का उपयोग हम करते हैं। अगला है मैट्रिक। बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर एक डिवीजन का मान होता है। थिम्बल के बेवल एज पर एक डिवीजन का मान होता है। अगर माइक्रोमीटर थिम्बल का एक डिवीजन का मान ही लिस्ट कौन होता है? तो माइक्रोमीटर का लिस्ट कौन क्या होता है यहाँ पर? ऑप्शन 0.1, 0.05, 0.02 या 0.01 mm। तो लिस्ट कौन को होता है हमारा? ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। देखते हैं दिल चक का साइज क्या होता है? 6, 12, 18, 30, तीन साइजें मिलते हैं। यांत्रिक लाभ बढ़ाव क्या होता है? भार बटे प्रयास। और विकृति की हमारे यहाँ कोई यूनिट नहीं होती है ना, ये प्रश्न आता है। और समांतर ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होता है? 27.5 डिग्री। यदि किसी बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल का शून्य ग्रेजुएशन डेटम लाइन के नीचे, नीचे मतलब आगे, जबकि माइक्रोमीटर के चेहरे संपर्क में है तो एरर कहते हैं। देखो एरर आगे चले जाए तो क्या होती है हमारी? नेगेटिव एरर। और पीछे रह जाती मतलब ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन ठीक है। इसके इधर पीछे रही तो क्या होगी? पॉजिटिव एरर। और नीचे आ गया तो क्या होगा हमारा? नेगेटिव एरर। ये क्या बोल रहा है? आगे चले जाती है नीचे मतलब आगे, जबकि माइक्रोमीटर की माप संपर्क में रहती है तो क्या होगा हमारा? नेगेटिव एरर। इधर आगे रहती है मतलब नेगेटिव एरर। टिन का गलनांक होता है 223, तांबे का गलनांक होता है 1084, एल्यूमिनियम का होता है 658, तो जिंक का होता है 420। अगला प्रश्न है डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग साइज की विस्तृत श्रृंखला को मापने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें एक लंबा स्पेंडल होता है, इसमें एक लंबी स्लिप होती है, यह कई एक्सटेंशन रॉड से लेस होती है, इसका बेस एडजस्टेबल होता है। माइक्रोमीटर डेप्थ सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर से टिम्बल और स्लिप पर विजुएशन बाहरी माइक्रोमीटर विजुएशन की विपरीत दिशा में होती है? इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर या फ्लैंज माइक्रोमीटर। तो ग्रेजुएशन विपरीत दिशा में किस में होती है हमारी? डेप्थ माइक्रोमीटर में। स्टील की संरचना कहती है जैसे ग्रेनुलर रॉड आयरन की क्या होती है? रेशेदार। रासर रॉड आयरन रासर रेशेदार या फाइबर। कास्ट आयरन की होती है क्रिस्टलाइट, कहाँ से कास्ट आयरन, कहाँ से क्रिस्टलाइट। तांबा की होती है तल्ती में और जिंक की होती है दानेदार। नेक्स्ट प्रश्न है बर्नियर हाइट गेज की किस भाग पर मैन स्केल डिवीजन रिजुएट रिजुएट किए होते हैं? बर्नियर प्लेट पर, फाइन एडजस्टिंग यूनिट पर, बीम पर या बेस पर। तो मेन स्केल कहाँ होती है हमारी? बीम पर। ऑप्शन बी सही है। और बर्नियर स्केल होती है हमारी डायल पर। बर्नियर स्केल होती है डायल पर और मेन स्केल होती है बीम पर। नेक्स्ट है बर्नियर बीवर प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते समय संदर्भ सतह के रूप में समानता किस भाग का उपयोग किया जाता है? ये अभी बताया हमने आपको, जब बर्नियर बीवर प्रोट्रैक्टर पढ़ा रहा था तो उसके साइड में एक इमेज भी दिया था। इसमें दिया था क्या है? संदर्भ सतह के रूप में समानता किस भाग का उपयोग करते हैं? तो संदर्भ सतह के रूप में किसका उपयोग करते हैं? स्टॉप, ब्लेड, डायल या डिस्क। तो किसका उपयोग करते हैं? स्टॉप का। और ब्लेड टेपर वाली सतह में किसका उपयोग करते हैं? ब्लेड का। और डायल में जो होती है बर्नियर स्केल होती है, डिस्क में मेन स्केल अंकित होती है। अब प्रश्न आता है बर्नियर पेपर प्रोट्रैक्टर के किस भाग पर मुख्य स्केल विभाजन विजुएट होते हैं?
ब्लेड, डिस्क, डायल या स्टॉप। तो मेन स्केल किसमें होता है? डिस्क में होता है। बर्नियर स्केल जो होती है डायल वाले भाग में होती है। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, शक्ति का मात्रक होता है वाट और बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगर बर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक बर्नियर स्केल विभाजन का मान होता है। तो बर्नियर स्केल विभाजन का मान कितना होता है? 1 डिग्री 5 मिनट, या 1 डिग्री 55 मिनट, या 2 डिग्री। एक भाग का मान कितना होता है बर्नियर स्केल के? 1 डिग्री 55 मिनट। डिस्काउंट कितना होता है इसका? 5 मिनट। और मेन स्केल के एक भाग का मान कितना होता है? 1 डिग्री। फिर जो धारा का मात्रक क्या होता है हमारा? एम्पेयर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है हमारी? 7। ये सेल में पूछा गया प्रश्न है। सेल में पूछा गया प्रश्न है कि मूल मात्रक की संख्या होती है कितनी? होती है हमारी? 7। ताप की यूनिट क्या होती है हमारी? केल्विन। नेक्स्ट बना बर्नियर वेवर प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक मुख्य स्केल विभाजन का मान होता है। अभी ऊपर पढ़ा हमने क्या होता है हमारा? 1 डिग्री। और जो का एक ही चीज होता है, हम 5S में जब किसी को प्रतिपासन देते हैं उसमें ए का मतलब क्या होता है हमारा? एयरवे। टी का होता है ब्रीथिंग और सी का होता है सर्कुलेशन। अगला है यूनिवर्सल वेवर प्रोट्रैक्टर का लिस्ट कौन होता है? ऊपर पढ़ा हमने अभी। कितना होता है? 5 मिनट। डलवे लोहे में कार्बन की मात्रा होती है 204%। रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 0.02 से 0.03%। टनन शक्ति शक्ति का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोल का लोअर डिवीजन 0 होता है और सल्फर का अपर डिवीजन 0 होता है। बर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट कौन होता है? बर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट कौन कितना होता है? 0.1, 0.01, 0.2 और 0.02। तो बर्नियर डेप्थ गेज और बर्नियर कैलिपर का लिस्ट कौन कितना होता है हमारा? 0.02 एम। ये फंडामेंटल टॉलरेंस कितने होते हैं? 18। और फंडामेंटल डिवीजन कितने होते हैं हमारे? 25। ये प्रश्न भी आता है। नेक्स्ट है बर्नियर। एक बर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? बाहरी आयाम, आंतरिक आयाम, स्टेट ब्लाइंड होल की डेप्थ या पृष्ठ व्यास। तो डेप्थ गेज का उपयोग कहाँ करते हैं हम? डेप्थ चेक करने के लिए। कॉपर और एल्यूमिनियम की एनेलिंग पानी में की जाती है, इसे हमको याद रखना है ना। कॉपर और एल्यूमिनियम की एनेलिंग पानी में करते हैं। स्टेनलेस स्टील और पीतल की एनेलिंग हम हवा में करते हैं। किसी जॉब की असमानताएं की जांच करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को उपयोग करते हैं? असेंटिसिटी चेक करने के लिए हम किस टूल को उपयोग करते हैं? स्टीयरिंग को उपयोग करते हैं, माइक्रोमीटर, बर्नियर कैलिपर या डाल्टस इंडिकेटर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डाल्टस इंडिकेटर। कॉन्सेंट्री असेंटिसिटी चेक करने के लिए हम कॉन्सेंट्रिसिटी या असेंटिसिटी चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम डाल्टस इंडिकेटर का। फिर नॉन फेरस मेटल की एनेलिंग का तापमान होता है, इसका शॉर्ट होता है ए पीता। A7 के एल्यूमिनियम, P7 के पीतल और T7 के तांबा। एल्यूमिनियम का होगा 500 से 550 टेम्परेचर होता है। पीतल के लिए 600 से 650। तो तांबा के लिए 650 से 750 डिग्री टेम्परेचर एनीथिंग तापमान रखा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापने वाला टूल है? ट्राई स्टील, स्टील रूल, स्टेट एज या रिंग एज। तो प्रत्यक्ष मापने वाला औजार क्या है हमारा? ऑप्शन बी, स्टील रूल। स्टील रूल को लिस्ट काउंट कितना? 0.5 mm। और ट्राई स्कोर की शुद्धता क्या होती है? 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई में इसकी शुद्धता होती है ट्राई स्कोर की। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूनतम माप जो एक स्क्रू के साथ पढ़ा जा सकता है क्या होता है हमारा? 0.5 mm। ऑप्शन बी हमारा, डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है एक ट्राई स्कोर खालिस्तान कोण की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न आईजीएम मुंबई में पूछा गया पिछले बार। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, हो सके इस बार फिर आईजीएम में पूछ रहे। एक ट्राई स्कोर खालिस्तान कोण की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ऑप्शन सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी।
और द लोअर क्रिटिकल पॉइंट कूलिंग के लिए कितना रखा जाता है टेम्परेचर 693, और लोअर क्रिटिकल हीटिंग के लिए 723 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। अगला है न्यूनतम माप जो वर्नियर कैलिपर के साथ सही ढंग से पढ़ा जा सकता है उसे कहा जाता है। शून्य रीडिंग, लिस्ट काउंट, मुख्य स्केल रीडिंग या वास्तविक रीडिंग, शून्य त्रुटि। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। क्रोमनाइजिंग में क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजिंग और सेलेनाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और कैलोराइजिंग और एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। अगला है मैट्रिक माइक्रो बाहरी माइक्रोमीटर में एक थ्रेडेड स्पेंडल होता है जिसका पिच है 15.25 1 mm या 1.5 mm। तो बाहरी माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पेंडल की पिच कितनी होती है? 0.5 mm की। फ्लेम हार्डनिंग का लेज बैटरी में जो होता है फ्लेम हार्डनिंग करते हैं। नाइट्राइटिंग में अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। इंडक्शन हार्डनिंग में स्लिप की सर्विस बनती है। और टिन की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं हम? क्लेडिंग। और कांच और स्प्रे मेटल की स्प्रे करने को क्या बोलते हैं? एनामेलिंग। एक वर्नियर पेपर प्रोडक्ट में 5 मिनट लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 मुख्य स्केल को विभाजित किया जाता है। देखो ये प्रश्न भी आ गया ना। 23 मुख्य मेन स्केल को 12 वर्नियर स्केल भागों में विभाजित किया जाता है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। लीड बराबर क्या होता है? पिच इंटू नंबर ऑफ स्टड, और 1 इंच बराबर 10 की घात 6 माइक्रो इंच होते हैं। ये भी हमें याद रखना है। और जो 90 डिग्री से कम है उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, समकोण, या इनमें से कोई नहीं। तो 90 डिग्री से कम एंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ऑप्शन बी सही होगा। वैसा है ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद को क्या बोलते हैं? पिग आयरन, कास्ट आयरन। टुपुला फर्नेस से प्राप्त उत्पाद को क्या बोलते हैं? हम कास्ट खनिज पदार्थ को क्या बोलते हैं? रोटर। कौन सा बर्नियर वीवर प्रोटेक्टर से स्टॉक कौन सा बर्नियर वीवर प्रोटेक्टर के स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा है? डिस्क, डायल, ब्लेड या मैन स्केल। तो स्टॉक का अभिन्न हिस्सा क्या होता है हमारा? ऑप्शन बी डायल। जिंक किसका एस होता है? कैलामाइन का। एल्यूमिन का एस क्या होता है? बॉक्साइट। लेड का एस क्या होता है? गेलेना। टिन का एस क्या होता है? कैसोटोराइड। अब आता है बर्नियर वीवर प्रोटेक्टर की सटीकता होती है 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट या 5 सेकेंड। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 5 मिनट। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदले। पिछली बार आईजीएम का क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें तो कितना होता है? 10 mm होता है, 100 mm, 1000 mm या 10,000 mm। 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है। अगला है एक मैट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल का एक पूरा चक्र आगे बढ़ता है। थिम्बल एक थिम्बल का एक पूरा चक्कर कितना बढ़ेगा? इसकी स्लिप की